आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के अभिग्रहित। क्या होते हैं अभिग्रहित? अजम्पशंस और पोस्टुलेट्स में क्या अंतर है या प्रिंसिपल में क्या अंतर है? पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स के अभिग्रहित के अभिग्रहित। तो अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ संभावना पर विचार करते हैं तो वो तो कहलाते हैं अजम्पशंस या परिकल्पना। और जो हम अजम्पशंस या परिकल्पना मानते हैं, अगर वो अलग अलग कंडीशन में सत्य सिद्ध हो जाती हैं तो उनको हम पोस्टुलेट्स, अभिग्रहित या सिद्धांत कहते हैं। और इनके द्वारा हम उसका वर्णन कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो सिद्धांत या जो बेसिक आइडियाज थे, जो कि सत्य पाए गए थे, उनको एक जगह इकट्ठा किया गया और उनको बोला गया पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के अभिग्रह। तो जैसे क्लासिकल फिजिक्स में अभी हम करते क्या आ रहे हैं कि अगर हमें किसी पार्टिकल का या किसी सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना होता है तो हमें उसके पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड पता होने चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। तो उससे हम उसकी उस समय पर अवस्था के बारे में बता सकते हैं। और फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ से हम उसका टी समय बाद क्या स्थिति होगी उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में करना चाहें कि हम किसी सिस्टम की या पार्टिकल की वर्तमान अवस्था को बताना चाहें या टी समय बाद उसकी स्थिति को बताना चाहें तो हमें कुछ मैथमेटिकल अजम्पशंस करने पड़ेंगे जिनको हम पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो एक एन पार्टिकल सिस्टम के लिए एन कण निकाय के लिए की अवस्था को क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि चिरसम्मत यांत्रिकी में दर्शाने के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इसको हम बोलते हैं क्यूज। क्यूज मतलब अर्थात Q1 पहले पार्टिकल के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1। दूसरे पार्टिकल के लिए Q2 की वैल्यू होगी x2, y2, z2 एंड सो। तथा पीज, पीज मतलब संगत संवेग निर्देशांक
अर्थात अगर हमने P1 लिखा है तो इसका मतलब है पहले पार्टिकल के संवेग निर्देशांक Px1, Py1, Pz1 एंड सो ऑन की आवश्यकता होती है और स्मॉल t समय पश्चात स्थिति को बताने के लिए न्यूटन के नियम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स में निकाय की वर्तमान अवस्था व भविष्य में उसकी अवस्था ज्ञात करने के लिए कुछ अभिग्रहित यानी अजम्पशंस मानते हैं। कौन कौन से अभिग्रहित मानते हैं? कुल मिला के 4 अभिग्रहित में जो हम अजम्पशन मान रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उनको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, प्रथम अभिग्रहित। किसी n कण निकाय की अवस्था एक तरंग फलन साई, और साई किसका फंक्शन है? क्यू का और टाइम का, से निरूपित करते हैं। जहां साई निकाय के सभी कणों से संबद्ध तरंगों की परिणामी तरंग को प्रदर्शित करती है। यानी अगर n कण की निकाय है और उसमें हर एक कण अलग अलग चल रहा है या कुछ रुके हुए हैं, तो हम ये जानते हैं कि हर एक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है और उन सब तरंगों को मिलाकर एक परिणामी तरंग बनेगी, जिसको हम तरंग फलन साई
क्यूज और टी से निरूपित करेंगे, जहां पर क्यू अलग अलग कणों के स्थिति निर्देशांक हैं। इस तरंग फलन साई के द्वारा समय t पर निकाय की अवस्था को अधिकतम संभावित रूप में दर्शा सकते हैं। यानी ये साई कण की अवस्था, उसको निकाय की अवस्था को मैक्सिमम पॉसिबल रूप में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये एक्चुअल एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट में किसी टाइम t पर जो सिस्टम है उसकी स्टेट को दर्शा सकता है। इसलिए साई को हम अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। अतः साई स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन भी कहलाता है। और इस वेव फंक्शन की, स्टेट फंक्शन की, साई की कुछ प्रॉपर्टी होती है। यह तरंग फलन सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है तथा साई साई स्टार डी टो रिप्रेजेंट करेगा कि स्थिति निर्देशांक पोजीशन कोऑर्डिनेट q का मान q से q प्लस dq के बीच सूक्ष्म आयतन डी टो में होगा। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है तरंग फलन की कि साई साई स्टार डी टो ये रिप्रेजेंट करेगा कि सूक्ष्म आयतन डी टो में या डीवी में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट q के मान है वो q से लेकर q प्लस dq के बीच में है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बस हम ये बता सकते हैं कि जो q के मान है वो q से लेकर q प्लस dq के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल पहले कण की अगर हम बात करें तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 की वैल्यू x1 से लेकर x1 प्लस dx1 तक, y1 की वैल्यू y1 से लेकर y1 प्लस dy1 तक। तो इस प्रकार से एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलेगी, लेकिन हमें ये पता चल जाएगी कि कितने सूक्ष्म अंतराल के बीच में उसका मान हो सकता है।
यदि हम पूरे स्पेस के लिए देखें तो कण पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं अवश्य होंगे। अतः इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1। इससे ये पता चलता है कि जो निकाय के कण हैं वो पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं अवश्य हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी पूरे स्पेस में कणों के पाए जाने की कितनी रहेगी? 1, यानी वो कहीं ना कहीं अवश्य होंगे। यह प्रतिबंध प्रसामान्य प्रतिबंध कहलाता है। प्रसामान्य प्रतिबंध मतलब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहलाता है। तथा तरंग फलन साई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाएगा या प्रसामान्यकृत नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा। तो जो वेव फंक्शन साई इस कंडीशन इंटीग्रेशन साई साई स्टार डी टॉ फॉर होल स्पेस इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाते हैं और इस कंडीशन को हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। तो इसमें हमने मैथमेटिकली फंक्शन का यूज़ किया साई का, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल बेसिक्स करने पड़ेंगे। उसमें बताया था कि फंक्शन होता है और यहाँ पर फंक्शन की प्रॉपर्टी रहेगी, अगर वो वेव फंक्शन किसी निकाय की अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है तो वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। ये तो था प्रथम अभिग्रहित। दूसरा अभिग्रहित दूसरा अभिग्रहित ये कहता है कि हर एक नापी जा सकने वाली राशि के संगत एक ऑपरेटर होता है। क्योंकि एक मापी जा सकने वाली गतिक राशि यानी जिसका मान बदलता रहता है के संगत एक ऑपरेटर या संकारक होता है। एवरी डायनेमिक variable quantity which can be measured has a corresponding operator।
अब वो क्या होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। यदि गतिक राशि एक मापी जा सकने वाली भौतिक राशि, जैसे कि मास, एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम, तो उसके संगत ऑपरेटर हर्मिटी होगा। पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई ऑपरेटर हर्मिटी होता है तो उसकी आइगन वैल्यू रियल होती है। तो ये कंडीशन है कि अगर जो डायनेमिकल वेरिएबल है वो मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका जो ऑपरेटर होगा वो हर्मिशियन होगा। राशियों के संगत यानी क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग सही ऑपरेटर निम्न प्रकार से होते हैं। नंबर एक, कुछ रूल्स हैं जिसके अनुसार हम अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर लिख सकते हैं। नंबर एक, यदि चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी स्थिति या समय, स्थिति निर्देशांक जैसे क्यूज, क्यूज मतलब एक्स वाई जेड, या समय टी हैं, तो इनके संगत ऑपरेटर स्वयं से ही गुणा होगा। या इसको ये समझ सकते हैं कि कहीं पर अगर एक्स आ रहा है और इसका हमें ऑपरेटर लिखना है संगत ऑपरेटर, तो वो खुद ही होगा। ये इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होगा ये खुद होगा। कहीं पर टाइम आ रहा है तो उसका ऑपरेटर टाइम होगा। पोजीशन कोऑर्डिनेट का पोजीशन कोऑर्डिनेट ही ऑपरेटर होगा। टाइम का टाइम ही ऑपरेटर होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स का ऑपरेटर है दैट इज एक्स, और टाइम का ऑपरेटर है वो खुद टाइम। नंबर दो, यदि चर रेखीय संवेग Cj है तो इसके संगत ऑपरेटर
पी जे का ऑपरेटर होगा, पी जे ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस आई एच, एच प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई डेल ओवर डेल क्यू जे, जहाँ क्यू जे पी जे के संगत स्थिति निर्देशांक है। इसको ऐसे समझते हैं कि यदि कहीं पर आ रहा है पी एक्स, तो इसका ऑपरेटर पी एक्स का ऑपरेटर होगा माइनस आई एच ओवर 2 पाई डेल ओवर डेल एक्स। अगर ये होता पी वाई, तो पी वाई के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता माइनस आई एच ओवर 2 पाई डेल ओवर डेल। इस प्रकार से हम किसी भी संवेग निर्देशांक को उसके संगत ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, यदि कोई चर वेरिएबल ए, कैपिटल ए इस प्रकार से है कि ये फंक्शन है क्यू का, पी का और टाइम टी का, तो क्यूज, पीज व टी के स्थान पर उनके संगत ऑपरेटर रखने पर ए का संगत ऑपरेटर प्राप्त हो जाए। तो अगर हमें ए दे रखा है, उसके संगत ऑपरेटर हमें ए निकालना है, ए कैप, तो ये होगा जो भी हमें फंक्शन दे रखा है ए का, उसमें क्यूज के स्थान पे तो क्यू रखना पड़ेगा नियम 1 के द्वारा, और पी के स्थान पर हमें माइनस आई एच ओवर 2 पाई डेल ओवर डेल क्यू, और टी के स्थान पर टी को ही रखना पड़ेगा। तो हमें ए के संगत ऑपरेटर ए कैप मिल जाएगा। ये तो था द्वितीय अभिग्रहित या सेकंड पोस्टुलेट। इस प्रकार से हम किसी वेरिएबल को, फिजिकल मेजरेबल वेरिएबल को उसके ऑपरेटर से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दो चीज़ देखी। एक तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी निकाय की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे वेव फंक्शन साई से। दूसरा, जो वेरिएबल है, मेजरेबल वेरिएबल है, उसको हम उसके संगत ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब थर्ड पोस्टुलेट, तृतीय अभिग्रहित। तीसरे पोस्टुलेट्स पे आते हैं। तीसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि निकाय का
वेव फंक्शन निम्न समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। और ये समीकरण है कैपिटल एच एक ऑपरेटर है जो डिपेंड करता है क्यू पर, यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट पर, मोमेंटम कोऑर्डिनेट पर और टाइम कोऑर्डिनेट पर। तो एच ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पोजीशन, मोमेंटम और टाइम तीनों को रिप्लेस कर दिया उनके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर से, तो हमें क्या मिल गया, एच ऑपरेटर। साई साई जो फंक्शन है तरंग फलन वो है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का। इट इज इक्वल टू आई एच ओवर 2 पाई डेल ओवर डेल टी साई क्यू टी। तो जो वेव फंक्शन साई है वो इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा अगर क्वांटम मैकेनिक्स में हमें किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है तो। जैसे कि हम ये कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हर एक सिस्टम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी को फॉलो करेगा, उसी तरीके से इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करेगा, जहां कैपिटल एच जो कि फंक्शन है पोजीशन का, मोमेंटम का और टाइम का, क्यू माइनस आई एच ओवर 2 पाई डेल ओवर डेल क्यू टी हैमिल्टोनियन या एनर्जी संकारक कहलाता है। या ऊर्जा संकारक या एनर्जी संकारक कहलाता है। क्योंकि इसके द्वारा निकाय की टी समय पर क्यू टी अवस्था में कुल ऊर्जा कैपिटल ई ज्ञात की जाती, यानी जब ये ऑपरेटर तरंग फलन साई पे ऑपरेट होगा तो इस इक्वेशन के द्वारा हमें उस निकाय की ऊर्जा कैपिटल ई मिल जाएगी, इसलिए इसको हम हैमिल्टोनियन या ऊर्जा संकारक कहते हैं। तथा यह समीकरण श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन यानी कालाश्रित
श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कहलाती। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड में नीचे आ रहा है डेल ओवर डेल टी, तो इसका मतलब टाइम पर डिपेंड करेगी, और टाइम के साथ जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो अलग अलग टाइम पर ई का मान अलग अलग आएगा। ये कहलाती है श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण या श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये तृतीय अभिग्रहित चल रहा है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो तरंग फलन है वो हमेशा आइगन फंक्शन होगा, और इसके ऊपर जो भी हम ऑपरेटर लगाएंगे वो हर्मिटी होगा। हर्मिटी होगा तो आइगन वैल्यू भी आएगी, और आइगन वैल्यू जो आएगी वो रियल होगी। तो चूंकि साई क्यू टी ऑपरेटर एच का आइगन फंक्शन है, आइगन फलन या आइगन फंक्शन है, अतः श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के सीधे हाथ पर या सीधे पक्ष पर एक नियत मान आना चाहिए। इसके लिए साई का मान निम्न होना चाहिए। तो अगर ये इक्वेशन इस बात की कंसिस्टेंट है कि साई आइगन फंक्शन है ऑपरेटर एच का, और एच हमने पहले पॉस्टुलेट्स में माना था कि एच कैसा होना चाहिए, हर्मिटी, सेकंड पॉस्टुलेट्स में। तो जब एच को ऑपरेट करेंगे हम साई के ऊपर, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और उसके लिए फिर साई का मान इस प्रकार से होना चाहिए कि साई जो डिपेंड कर रहा है पोजीशन कोऑर्डिनेट पर और टाइम कोऑर्डिनेट पर, वो दोनों अलग अलग फंक्शन हो जाएं। यानी कि हम कह सकते हैं कि साई क्यू टी इज इक्वल टू साई क्यू और साई पी, यानी कि साई क्यू टी इज इक्वल टू, एक तो साई तो कन्वर्ट हो गया स्थिति के फलन में, फंक्शन में, और जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है उसको हमें इस रूप से लेना है कि एक कांस्टेंट आ जाए बाहर और ये फंक्शन एज इट इज रहे। तो उसके लिए इसको हम लिखेंगे e रेज टू पावर माइनस ट्वाइस पाई आई कैपिटल ई एनर्जी टी ओवर स्मॉल एच। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2, और जो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आई है इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1।
समीकरण यानी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में मान रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा h psi क्यूब e रेज टू पावर माइनस ट्वाइस पाई I कैपिटल E t ओवर स्मॉल h इज इक्वल टू I h ओवर 2 पाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ psi क्यूब e रेज टू पावर माइनस ट्वाइस पाई I कैपिटल E t ओवर स्मॉल h। तो जो साई पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है वो तो डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा, बाकी ई रेज टू पावर वाला डिफ्रेंशिएट टर्म ये डिफ्रेंशिएट होगी। तो राइट हैंड साइड में तो यही रहा, लेफ्ट हैंड साइड में एच साई क्यू ई रेज टू पावर माइनस ट्वाइस पाई आई कैपिटल ई टी ओवर एच, और राइट हैंड साइड में आई एच ओवर 2 पाई साई क्यू। डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका तो ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस पाई आई कैपिटल ई ओवर एच इंटू ई रेज टू पावर माइनस ट्वाइस पाई आई कैपिटल ई टी बाई एच। राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, बचेगा केवल प्लस ई साई क्यू ई रेज टू पावर माइनस ट्वाइस पाई आई कैपिटल ई टी बाई स्मॉल एच, और राइट हैंड साइड में भी एच साई क्यू ई रेज टू पावर माइनस ट्वाइस पाई आई कैपिटल ई स्मॉल टी अपॉन एच। अब एक्सपोनेंशियल टर्म्स जीरो नहीं हो सकती, अतः वो कैंसिल हो जाएंगी, और बाकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी एच साई क्यू इज इक्वल टू ई साई क्यू। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई जो कि समय पर डिपेंड नहीं करती। यह है श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, कालानाश्रित समीकरण है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तो इक्वेशन दो मिल गई हमें, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन वहां लगाएंगे जहां पर किसी निकाय की अवस्था समय के साथ नहीं बदलती है, और श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन वहां लगाएंगे जहां पर निकाय की अवस्था समय के साथ बदलती है। तो इस प्रकार से हम श्रोडिंगर की इक्वेशन लगाकर उस अवस्था की एनर्जी, अगर हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाया है तो हमें एनर्जी मिलेगी, और अगर हम किसी और तरह का ऑपरेटर लगाएंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू मिलेगी। अब ये जो हमें वैल्यू मिल रही है, क्या ये एक्चुअल वैल्यू है? तो फोर्थ अभिग्रहित ये कहता है कि इस प्रकार से जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो मोस्ट प्रोबेबल होती है, सर्वाधिक संभाव्य वैल्यू होती है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी चीज हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो फोर्थ पॉस्टुलेट
फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर हमें किसी भी मेजरेबल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी यानी नापी जा सकने वाली भौतिक चर राशि का मान निकालना है तो हम केवल उसका औसत मान या अधिकतम संभावित मान ही ज्ञात कर सकते हैं। ये कहता है कि किसी मापी जा सकने वाली भौतिक राशि का औसत या प्रोबेबल प्रत्याशा एवरेज या प्रोबेबल प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से दिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि जैसे शुरू में हमने माना था कि निकाय है, एन पार्टिकल का निकाय है और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेव फंक्शन साई से। तो उस सिस्टम की कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी हो रही है, उसका एवरेज वैल्यू यदि राशि कैपिटल ए हो तथा तरंग फलन निकाय का साई हो तो प्रत्याशा या औसत मान ब्रैकेट ए, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन साई, और यहाँ पर जो क्वांटिटी है ए उसका ऑपरेटर ए कैप साई स्टार डी टॉ ओवर इंटीग्रेशन साई साई स्टार डी टॉ, ये होगा औसत या प्रत्याशा मान का मान। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम उसकी अधिकतम संभावित मान या औसत मान प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है यानी प्रसामान्यकृत नॉर्मलाइज्ड तरंग फलन साई के लिए कंडीशन अभिग्रहित एक में हमने मानी थी कि इंटीग्रेशन साई साई स्टार डी टॉ इज इक्वल टू 1, जो ये दर्शाता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अतः औसत मान या प्रत्याशा मान इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई ए कैप साई स्टार डी टॉ। इस तरीके से हम प्रत्याशा मान या एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी डायनेमिकल वेरिएबल की जो कि एक फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से ये चार अभिग्रहित हैं क्वांटम मैकेनिक्स के,
जिनका हम आगे यूज़ करेंगे, इम्पॉर्टेंट हैं। और श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन और प्रत्याशा मान और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी इसमें आ गई। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन तब कहलाएंगे जबकि वो इस कंडीशन को फॉलो करें, यानी इंटीग्रेशन साई स्टार डी टॉ इज इक्वल टू 1। अगर दो वेव फंक्शन अगर कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता है तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हम कंडीशन में रखते हैं, और जो कांस्टेंट की वैल्यू उससे आती है उसको हम दिए गए वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।